नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट हिस्ट्री। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे अकबर के बारे में, और अकबर के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। और अकबर की मनसबदारी प्रथा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट को सुन लेते हैं और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का सुविचार क्या है कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंचने तक हार नहीं मानते हैं, वे लोग ही असल मायने में जीवन जीने का मूल मंत्र सीख जाते हैं। क्योंकि सफलता पाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, मेहनत की है, वह उन्हें बहुत कुछ सिखा देती है। और फिर वह गिरकर संभलना और फिर से चलना बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा संघर्ष कि जिन्होंने सफलता हासिल की है, जिन भी व्यक्ति ने सफलता हासिल की है और उनके जीवन में संघर्ष आया है, तो वह गिरकर संभलना और फिर से उठकर चलना सीख जाते हैं। और संघर्ष जो है हमारे जीवन में एक क्या लाता है, नया बदलाव लाता है, हमें जीवन के नए नए अनुभव सिखाता है। इसलिए दोस्तों, ये जो संघर्ष है यही हमें जीवन जीने का एक मूल मंत्र सिखा देता है। ठीक है, तो यह है हमारा आज का सुविचार। तो दोस्तों, संघर्ष करने से कभी भी पीछे नहीं हटना है। ठीक है, अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से करनी है। और आप देखेंगे कि जब आप पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, अपने लक्ष्य के लिए जो भी आप अपनी तरफ से एफर्ट दे रहे हैं, तो अगर आप पूरी ईमानदारी से करेंगे तो एक ना एक दिन आपकी जो भी कार्य हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, वो जरूर सफल होगा। अब पढ़ते हैं हम मनसबदारी प्रथा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मनसबदारी प्रथा जो है वो अकबर के समय काल की पढ़ रहे हैं हम। तो देखते हैं कि अकबर के समय जो मनसबदारी प्रथा थी वो कैसी थी। तो दोस्तों, अकबर के समय जो मनसबदारी प्रथा है वो एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और मनसब जो है अरबी भाषा का शब्द है, बाद में ये फारसी भाषा में भी बदल गया मनसब। ठीक है, अब मनसब का अर्थ क्या होता है आखिर, कभी सोचा है आपने क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, मनसब का अर्थ होता है रैंक या पद। मनसबदारी प्रथा भारत में अकबर ने टोडरमल की सहायता से शुरू की थी। ठीक है, लेकिन अकबर को मनसब की प्रेरणा जो मिली वो कहाँ से मिली? चंगेज़ खान से मिली थी। कहाँ से मिली थी? चंगेज़ खान से मिली थी। जो चंगेज़ खान एक मंगोल शासक थे। ठीक है, और आपको बताया था मैंने चंगेज़ खान कौन थे। वो बाबर की जो माता है, तो उनकी माता जो थी चंगेज़ खान की वंशज थी। ठीक है, तो वहाँ से मनसब की प्रेरणा ली थी चंगेज़ खान से अकबर ने। ठीक है, और भारत में किसके सहायता से शुरू करी थी? टोडरमल के द्वारा। मनसब जो थी दोस्तों एक सैन्य प्रणाली थी, और मनसब के अनुसार कुछ लोगों को वेतन दे दिया जाता था या जागीर दे दी जाती थी, और उन्हें कहा जाता था कि आप एक सेना बनाइए, है ना। अकबर एक सैनिक को या तो जागीर दे देता था या फिर वेतन दे देता था, और उनसे कहता था कि आप 3000 सैनिकों को संभालने के लिए क्या रहिए? तैयार रहिए। आप 3000 सैनिकों को इतना अच्छे से ट्रेंड कर दीजिए कि हमारे आगे काम आए। इसलिए इन्हें वेतन और जागीर भी दे दी जाती थी, जिसके जो भी इन्हें पैसा मिलता था तो वह ज़रूरत से तो ज़्यादा मिलता था, जिसके वजह से ये क्या करते थे, अपने सैनिकों को अच्छे से ट्रेंड कर देते थे, जो अकबर की एक सैन्य व्यवस्था को और अच्छे से संभाल पाए। ठीक है,
तो मनसब में क्या होते थे, 2 पद होते थे, एक जात होता था और एक सवार होता था। और जात का अर्थ क्या होता था, पद या रैंक, और सवार का अर्थ होता था सैन्य उत्तरदायित्व। जैसे कि 3 लाख का क्या है, वेतन दे दिया जाएगा एक सैनिक को, जो सबसे अच्छा सैनिक होगा उससे इतना वेतन दे दिया जाएगा या फिर इतनी की बराबर जागीर दे दी जाएगी, और उनसे कहा जाएगा कि इसके बदले में आप 1000 सैनिकों की व्यवस्था करें और इतना अच्छे से उन्हें ट्रेन कर दें कि ये हमारे आगे काम आए, हमारे युद्धों में ये हमें जीत दिलाएं। तो 1000 की सेना में उनकी रसद भी होती थी और पैदल सेना भी होती थी, घुड़सवार सेना भी होती थी और तीरंदाज भी होते थे। ठीक है, तो इतनी सारी सेना इनके अंतर्गत आती थी, घुड़सवार, तीरंदाज, रसद और पैदल सेना, सब इसके अंतर्गत आता था, जो सैनिकों को बोलते थे। ठीक है, कि आप हमारे लिए 1000 सैनिकों के अंदर क्या करिए, सैनिकों को तैयार कीजिए, 1000 सैनिकों को। और अब 1000 सैनिकों में क्या होते थे, कुछ घुड़सवार होते थे, कुछ तीरंदाज होते थे और कुछ रसद होती थी, कुछ पैदल सेना होती थी। इन सबको तैयार किया जाता था, तो इन सबको मिला के 1000 की संख्या की जाती थी। अब मनसबदार की नियुक्ति कौन करता था, तो मनसबदार की नियुक्ति करते थे बादशाह, स्वयं बादशाह करते थे। तो बादशाह क्या करता था, पहले मीर बख्शी से मनसबदारों की एक लिस्ट मांगता कि कौन कौन से मनसबदार हैं, और फिर जब वह मीर बख्शी वह लिस्ट बादशाह को दिखाता तो फिर उसे दीवान या वित्त मंत्री को दे दिया जाता, और दीवान इन मनसबदारों को क्या देता था, वेतन देता था। तो मतलब बादशाह नियुक्ति करता था और बादशाह को लिस्ट कौन देता था मनसबदारों की, मीर बख्शी देता था, और वेतन कौन देता था मनसबदारों को, दीवान, ये जो वित्त मंत्री होता था। ठीक है, अब मनसबदारी की कुछ विशेषताएं भी हैं। मनसबदारी जो थी दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। बादशाह के द्वारा मनसब की नियुक्ति होती थी, और मीर बख्शी जो एक सैन्य प्रधान था वह मनसब की सूची तैयार करता, और दीवान जो है वो एक वित्त मंत्री था और वह वेतन या जागीर को देता था। मनसबदारों में सबसे ज़्यादा वेतन किसको मिलता था, देखिए कौन थे सबसे ज़्यादा जिन्हें वेतन मिलता था, तो वो थे मिर्जा अजीज और राजा मान सिंह। मनसबदारी प्रथा वंशानुगत नहीं थी। अब अकबर के समय काल में ऐसी प्रथा तो नहीं चलाएंगे कि जो मनसबदार के योग्य ही नहीं है तो उसे मनसबदारी दे दी जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए ये जो मनसबदारी प्रथा थी ये वंशानुगत नहीं थी, और इसमें चेहरा और दाग प्रणाली को भी अपनाया गया था। और चेहरा और दाग प्रणाली को और किसने अपनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। चेहरा मीन्स जो भी सैनिक है उसकी आईडी बना दी जाती थी, और आईडी इसलिए बनाई जाती थी कि अगर कोई सैनिक कार्य कर रहा है तो उसकी जो जांच पड़ताल हो सके, उसके आईडी के द्वारा हो सके कि कोई बहरूपिया तो नहीं है, कि ये उसके अलावा कोई और तो कार्य नहीं कर रहा है उस सैनिक के अलावा। और दाग प्रथा जो थी, इसमें क्या होता था, घोड़ों के एक दाग लगा दिया था, एक चिन्ह लगा दिया जाता था कि यह घोड़ा जो है अच्छा है ना, नहीं तो इनको खराब घोड़ों में भी बदल दिया जाता था। इसलिए दाग और चेहरा प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, अब अकबर के समय दोस्तों कितने मनसबदार होते थे, 250। ठीक है, 250 मनसबदार होते थे। जहांगीर के समय 300, शाहजहां के समय 600 और औरंगजेब के समय 700 मनसबदार होते थे। मतलब औरंगजेब के समय सबसे ज़्यादा मनसबदार होते थे, और मनसबदार जो होते थे औरंगजेब के समय सर्वाधिक थे, और सबसे ज़्यादा जो हिंदू मनसबदार थे वो औरंगजेब के समय ही थे। लेकिन औरंगजेब के समय अत्यधिक मनसबदार के होने पर औरंगजेब के पास क्या हो गई, जागीरों की कमी हो गई, भूमि की कमी हो गई। इसलिए औरंगजेब के समय मनसबदारी को क्या कहा जाने लगा, बेजागीरी भी कहा जाने लगा। अब अकबर के बाद आते हैं फिर जहांगीर। तो जहांगीर ने क्या करा, मनसबदारी में परिवर्तन कर दिया और 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा को चलाया। 2 अस्पा सिंह अस्पा मतलब 2 गुना घोड़े 3 गुना घोड़े, तो इस प्रथा को अपनाया जहांगीर ने।
तो अस्पा का अर्थ तो आपको बता ही दिया मैंने, 2 गुना घोड़े। तो इसमें जहांगीर जो है जात, जात क्या होता था, पद होता था या रैंक होता था। इसमें वृद्धि किए बिना ही वेतन में वृद्धि कर देता था। जात का अर्थ क्या है, वेतन या पद, और जहांगीर पद को बढ़ाए बिना ही वेतन में वृद्धि कर देता था। तो ये था दोस्तों मनसबदारी प्रथा। तो बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत इजी भी है मनसबदारों के बारे में कि जात और सवार क्या होता है। तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा और सब बहुत डिटेल से लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप देख लीजिए और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिखा है। जैसे आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, वैसे ही मैंने आपके लिए लिखा है। तो किसके टाइम पे ज़्यादा मनसबदार थे, किसके टाइम पे कम मनसबदार थे, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन होते हैं मनसबदार, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और किसने दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा को चलाया, तो जहांगीर ने चलाया, ये भी चीज़ आ जाती है पेपर में। तो दोस्तों, अपना आज का हम ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर आपसे।